बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद। सेकेंड ईयर फिजिक्स अल्टरनेटिंग करंट एंड सर्किट्स में आज हमारा दूसरा लेक्चर है और आज हम एसी टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, द टर्म्स कंसर्निंग एसी पावर। तो डीसी की पहले बात कर लेते हैं कि डीसी में आपके पास क्या होता है, जब आप सोर्स ऑन कर देते हो तो फ़ौरन से आपके पास लोड में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और वो मैक्सिमम वैल्यू उसकी फ्लो होती है। अगर ऐसे आपके पास, इसको सही कर लेते हैं, ये आपके पास बैटरी हो, ठीक है, और ये आपने सोर्स इसके साथ लोड लगाया हुआ है सोर्स के साथ। तो जैसे आप कनेक्शन को ऑन कर देते हो, स्विच को ऑन कर देते हो, तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है एक ही डायरेक्शन में। उसकी एक जो फिक्स अमाउंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाती है। अगर इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है तो बिल्कुल ये स्मूथ ऐसे फ्लो करेगी। तो इस वजह से इस जो डीसी से रिलेटेड टर्म्स हैं वो क्या है, सिर्फ करंट है आई और वी वोल्टेजेस। पावर तो दोनों में ही होती है, बट मेन जो इसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो रिलेटेड जो है वो करंट एंड वोल्टेजेस हैं। लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता। एसी में जब जैसे ही आपका सोर्स ऑन होता है तो इनिशियली वोल्टेज ज़ीरो होते हैं, फिर बढ़ते मैक्सिमम पे जाते हैं, फिर वहाँ से डाउन होकर ज़ीरो को स्ट्राइक करते हैं, ज़ीरो लेवल अप्रोच हो जाता है रेजिस्टेंस के थ्रू। करंट या वोल्टेजेस की मैग्नीट्यूड जो भी आप कंसिडर कर लें, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और मैक्सिमम दूसरी डायरेक्शन में करंट मैक्सिमम होता है। तो फिर ये फॉल करना शुरू हो जाता है और ज़ीरो को आके हिट कर जाता है। तो ये पूरा साइकिल बन जाता है। तो इसी वजह से कुछ टर्म्स हैं जो एसी के साथ रिलेटेड हैं और डीसी पावर से ज़्यादा है, तो उनको समझना ज़रूरी है। तो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी टर्म्स। तो आज हम एसी टर्मिनोलॉजी जो डिस्कस करेंगे वो होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेजेस, करंट, साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। इसके अलावा एक पीक टू पीक वैल्यू भी होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज, एसी क्वांटिटीज। द वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यानी आपके पास अगर ये ग्राफ बन रहा है एसी क्वांटिटी का, ये करंट भी हो सकता है, वोल्टेजेस भी हो सकता है वर्सेस टाइम। अगर वोल्टेज करते हैं तो किसी भी लम्हे में हम अगर देखना चाहें कि इसकी वैल्यू क्या है वोल्टेजेस की, तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। तो आपका एसी सोर्स जो होता है, एसी जनरेटर होता है और उसमें ये कॉइल रखी हुई है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल। समझने के लिए आप रेक्टेंगुलर ही समझ लें, कुछ पोज कर लें। रेक्टेंगुलर कॉइल है और जब उसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ज़ीरो होगा तो क्या होगा, ज़ीरो वोल्टेजेस होंगे, ठीक है। टाइम यानी टाइम ज़ीरो है, टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो और एंगल भी ज़ीरो है, ठीक है। तो क्या होगा, वोल्टेजेस भी ज़ीरो होंगे। फिर आप यहाँ पे कहीं पे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, टाइम कितना होगा। हम अगर देखेंगे टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम आता है टी और टाइम पीरियड ये t/2 और इस t/2 का हाफ t/4। तो t/4 में उसके क्या होंगे, यहाँ पे उसका एंगल कितना बनेगा। कॉइल मूव कर रही है तो उसका एंगल अभी बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो एंगल बढ़ते हुए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ हम लिख लेते हैं 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो इस वोल्टेजेस की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी। कितनी होगी, यानी हम अगर ऐसे लिखें टी, थीटा और वोल्टेजेस, तो टाइम क्या है, ज़ीरो, थीटा ज़ीरो, वोल्टेज ज़ीरो। अब टाइम कितना है, टाइम आपके पास आ रहा है t/4 और थीटा कितना है 90 डिग्री और वोल्टेजेस कितने हैं वी मैक्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टाइम होगा t/2, आधा टाइम हो गया,
और यहाँ पे एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आधा साइकिल हो गया तो 180 डिग्री, 0। इसी तरह ये नेगेटिव मैक्सिमम और फिर ये 0 हो जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। लेकिन आपको ये कहाँ से मिलेंगी, आपको इसके इक्वेशन से मिल जाएंगी। v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। आपने टाइम बस पुट करते जाना है तो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको ये मिलती जाएगी। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ द एसी क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। उसके बाद है साइकिल। तो साइकिल क्या होता है, साइकिल एक पूरा राउंड ट्रिप होता है, कंप्लीट राउंड ट्रिप। आप ये ग्राफ दोबारा से ट्राई करें। वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो ये क्या है, 0 है, ये आई वी मैक्स पॉजिटिव वी मैक्स, ये 0, ये नेगेटिव वी मैक्स, और ये यहाँ तक आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप तो यहाँ तक एक साइकिल है। तो इधर जनरेटर जो है वह आपको ईएमएफ तो जनरेटर से मिल रही होती है, क्योंकि उसकी कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंगुलर वेलोसिटी जो है ना परफॉर्म कर रही होती है। तो कॉइल का एक कंप्लीट चक्कर जो है 360 डिग्री जब चक्कर कंप्लीट होगा तो आपको एक साइकिल कंप्लीट एसी का यूं मिलेगा। यानी वन कंप्लीट साइकिल कोरिस्पॉन्ड टू 360 डिग्री और 2 पाई रेडियंस। ठीक है ना। तो जो आर्मेचर है जनरेटर का वो एक साइकिल कंप्लीट करेगा, एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो आपके पास एक साइकिल इस तरह से बनेगा। यानी वैल्यूज का एक सेट कंप्लीट हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज का एक सेट बन जाएगा। तो ये कंप्लीट एक साइकिल कहलाता है। तीसरी क्वांटिटी है टाइम पीरियड। तो टर्म्स है, सॉरी, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। आपका आर्मेचर जो है वो घूम रहा है, 0 डिग्री से स्टार्ट किया उसने, 360 डिग्री एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर लिया, और उसके नतीजे में आपको जो वोल्टेज की वेव फॉर्म है वो यूं मिली है, जिसको हम कंप्लीट साइकिल कहते हैं। तो ये टाइम डोमेन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लगता है टाइम, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल मुकम्मल करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, और टाइम पीरियड को टी से, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। दिस इज कैपिटल टी। तो ये टाइम पीरियड से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा सेकंड में लिखा जाता है। टाइम पीरियड को हम सेकंड में ही लिखेंगे, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी जो है, टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो एक साइकिल, आपका एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और ये 1 सेकंड तो नहीं होता, ये सेकंड से बहुत ही कम होगा। अब आपने ये देखना है कि 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स कंप्लीट होंगे। तो ये तो एक साइकिल है, तो जब आप 1 सेकंड देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेकंड है, 1 सेकंड, तो इसमें देखें आपको ये बहुत सारे साइकिल्स मिलेंगे। तो बस ये साइकिल्स आपने गिनने हैं कि 1 सेकंड में कितने साइकिल्स हैं। तो यही इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हर्ट्स में लिखते हैं। तो ये होती है साइकिल पर सेकंड। हर्ट्स किसके बराबर होता है, साइकिल पर सेकंड। तो इसको HZ से डिनोट करते हैं, यानी हर्ट्स को HZ से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम F से डिनोट करते हैं। F जो है फ्रीक्वेंसी है, और उसके यूनिट्स जो हैं वो हर्ट्स हैं। तो HZ उसका सिंबल है HZ। तो आपके पास जो वाल आउटलेट घरों में आ रही होती है बिजली, घरों में जो बिजली आपको मिल रही होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो 220 वोल्ट होते हैं, 220 वोल्ट AC, और साथ में उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो 50 हर्ट्स या 60 हर्ट्स होती है। यानी ऐसी जो जनरेटर होता है वो 1 सेकंड के अंदर 60 टर्न्स कंप्लीट कर लेते हैं, 60 साइकिल्स उसके कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसी तरह तो आपके पास जो साइन इस तरह वेव्स बनेंगी वो 1 सेकंड के अंदर कितनी बनेगी, 60 वेव्स बनेगी। अगर घर वाली जो आपकी
जो आउटपुट आ रही है, पावर आ रही है, उसको आप ऑसिलोस्कोप के ऊपर चेक करेंगे तो 1 सेकंड का जो डोमेन आप सिलेक्ट करेंगे उसमें आप साइकिल काउंट करें तो वो 60 साइकिल होंगे या 50 साइकिल होंगे। वैसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑसिलोस्कोप अगर आपको इस्तेमाल आता हो तो डायरेक्टली उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी शो हो जाती है, तो एकदम से आपको पता चल जाएगा कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो एसी पावर जो घरों में इस्तेमाल हो रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 60 हर्ट्ज, यानी करंट 60 टाइम्स जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करता है थ्रू लोड। इसके बाद है पीक वैल्यूज। द मैक्सिमम वैल्यूज रीच्ड बाय एसी वेव फॉर्म इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपके पास ये वेव फॉर्म हो, एसी वेव फॉर्म हो, ये 0 वोल्ट है, फर्ज करें कि वोल्टेजेस और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा हो रहा है, तो वोल्टेजेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, शुरू में 0 होते हैं, बाद में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू वो होती है जिस पे जाके ये वापस आना शुरू हो जाते हैं वोल्टेजेस। ये होता है वी मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू। और इसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, फिर ये 0 को टच करता है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है, और फिर इस नेगेटिव डायरेक्शन में यानी दूसरी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाता है, और वहां भी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचने के बाद ये वापस आ जाता है। तो ये जो वैल्यू है ये कहलाती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू एक होती है प्लस में और दूसरी होती है नेगेटिव में, ये -v मैक्स है। इस तरह करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, पीक वैल्यू होगी, जो इसको मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, पीक वैल्यू भी कहते हैं और एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ये देखें, ये नेगेटिव है, -v है, -v और +v। जब इनके दोनों के दरमियान क्या आता है, 0। यहाँ पे अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो 0 +v फिर 0 और -v, ये इस तरह ये वैल्यूज आ रही है। तो जनरेटर की कॉइल उस वक्त कहाँ पे होती है जब मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती है, तो उस वक्त जनरेटर की कॉइल या तो 90 डिग्री पे होती है, ठीक है, 90 डिग्री पे हो तो ये कौन सी बनती है, ये +v मैक्स बनता है। और फिर 270 अगर डिग्री पे हो, घूमकर दूसरी साइड पे चली जाए तो ये होगा -v मैक्स। ये इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, वीपी भी कहते हैं, वीपी पीक वैल्यूज। और इसमें मैथमेटिकली अगर आप इसको फाइंड करना चाहें किसी जनरेटर के लिए तो वी मैक्स किसके बराबर होती है, नेब ओमेगा के बराबर होती है। अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के पता है, एरिया पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है और एंगुलर वेलोसिटी पता है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वी मैक्स आ जाएगा। करंट फाइंड करें तो इसके बाद रेजिस्टेंस पे डिवाइड करना पड़ता है, तो ये करंट आ जाता है, आई मैक्स बन जाएगा। ये डिवाइड बाई आर करें तो ये आई मैक्स हो जाएगा, इधर भी आर करें तो इधर भी आर करें तो ये आई मैक्स हो जाता है, इज इक्वल टू नेब ओमेगा अपॉन आर। उसके बाद है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस। तो डीसी में इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि डीसी एक लेवल होता है स्मूथ, ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा, तो ये कांस्टेंट है, बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप इस तरह से चेंज हो रही हो, वैल्यूज़ चेंज हो रही हो एम्पलीट्यूड की, यानी इसके मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, ऐसे 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 चेंज हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसका एवरेज निकाल देंगे। तो एवरेज क्या होता है, हम हर जगह देखेंगे कि एम्पलीट्यूड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड हर जगह पे नोट करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, सबको सम करने के बाद नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। और एवरेज बेसिकली वेव फॉर्म का एवरेज जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व के बराबर होता है। अगर एसी की बात करें तो ये एसी वेव फॉर्म है, तो इसके अंदर ये जो एरिया आ रहा है, तो ये एरिया हम किसी तरह से अगर सॉल्व कर लें तो यही एवरेज वैल्यू होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। तो एवरेज को फाइंड करने का तरीका वही होता है जिस तरह आप मीन निकालते हैं, सारी वैल्यूज को सम कर देते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज यानी वोल्टेज का अगर आप एवरेज फाइंड करना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर एसी की हम बात करें तो ये 0 है, ये वी मैक्स है,
तो ये फिर 0 है, और ये माइनस बी मैक्स है, और ये फिर 0 है। तो यहां तक हमने एक साइकिल तक, अगर फर्ज करें हमने यहां तक एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 0 प्लस वी मैक्स प्लस माइनस वी मैक्स प्लस 0, तो 4 वैल्यूज आ रही हैं, तो 4 वैल्यूज को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाना चाहिए क्या, एवरेज। इसका जो आंसर होगा ये एवरेज वैल्यू होगी, और यही होगा एरिया अंडर द कर्व। उसके बाद है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कहते हैं। अच्छा, हमने लास्ट जो टॉपिक है गुजर चुका है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू में हमने वेवफॉर्म, ऐसी वेवफॉर्म हमने बनाई और उसका एवरेज निकाला। कुछ स्टूडेंट्स वहीं पे समझ गए होंगे कि एसी की वेवफॉर्म की अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो 0 हो जाती है। तो अभी हम इसको दोबारा करके देखते हैं। तो ये देखें वोल्टेजेस है, हम इसका वोल्टेज ही ले लेते हैं। वी मैक्स है, ये माइनस वी मैक्स है, और ये 0 लेवल है, 0 वोल्टेजेस। तो यहां से हम एक साइकिल की वैल्यूज लेते हैं। तो एवरेज अगर हम लें, या आरएमएस का ही आपको बताना है, लेकिन आपको फर्स्ट ये क्लियर कर दें कि आरएमएस क्यों यूज करते हैं एवरेज की जगह। एसी के लिए आरएमएस यूज होता है, एवरेज यूज नहीं होता, क्योंकि एवरेज वैलिड ही नहीं होता। अब अगर मैं इसमें ऐड करूं 0 वैल्यू यहाँ पे आ रही है, दूसरी मैं यहाँ पे ले लेता हूं जो कि वी मैक्स है, तीसरी मैं यहाँ पे ले लेता हूं जो कि 0 है, और चौथी वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूं जो कि माइनस वी मैक्स है। 4 पे मैं डिवाइड करूंगा तो ये तो माइनस वी मैक्स प्लस वी मैक्स दोनों 0 हो जाएंगे, तो 0/4 इक्वल टू 0। तो अगर तो वोल्टेज 0 है तो पावर भी 0 होना चाहिए, क्योंकि पावर जो है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। लेकिन हमारे पास तो पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में आ रही थी, हमें ऐसी पावर डायरेक्ट अगर हम किसी फैन को देते हैं तो वो घूम रहा होता है, पावर 0 नहीं होती पावर कंज्यूम हो रही होती है। इसका मतलब ये है कि ये एवरेज वैल्यू हम सॉल्व नहीं कर सकते इस तरह से। असल में ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है, इसकी मैग्नीट्यूड नेगेटिव कभी भी नहीं होती। वोल्टेजेस कभी भी नेगेटिव मैग्नीट्यूड में नहीं होते, बल्कि ये डायरेक्शन होती है उसकी पोलैरिटी है। अगर वोल्टेजेस हैं तो उसकी पोलैरिटी है ये, और अगर ये करंट है तो उसकी डायरेक्शन है। तो उसकी मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव ही होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव को हमने पॉजिटिव करना है ताकि हम इजीली सॉल्व कर लें। तो इसलिए एवरेज के बजाय हम उसको आरएमएस वैल्यू कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सारी वैल्यूज का हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना, और स्क्वायर लेते हैं और सम करते हैं, 4 पे डिवाइड करते हैं और फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी सबका स्क्वायर लिया, सबको सम किया, मीन निकाला और फिर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाती है। ये इक्विवेलेंट होती है, डीसी इक्विवेलेंट हो जाता है, और यही एरिया अंडर द कर्व निकल आता है आपके पास। तो आरएमएस वैल्यू सॉल्व करने का आपको बहुत आसान तरीका हम बताएंगे। बुक में आपके जो गिवन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हम आपको इजी तरीके से बताएंगे, वो बिल्कुल वैलिड होगा। हम यहां से हमने आपको ये बताया कि देखिए एवरेज इस तरह से सॉल्व नहीं होता, तो हम जरा देखते हैं, रूट मीन स्क्वायर करके देखते हैं इसको। आर एम एस क्या होगा, यानी एक वैल्यू 0 थी उसका स्क्वायर ले लें, दूसरी क्या थी वी मैक्स, उसका स्क्वायर ले लें, तीसरी 0 उसका स्क्वायर ले लें, और चौथी माइनस वी मैक्स उसका भी स्क्वायर लेने। अब माइनस, अभी इसका स्क्वायर लेने से ये माइनस जो है ना वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। 4 पे डिवाइड करना है और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि हमने जो स्क्वायर लिया हुआ है तो वो भी बैलेंस हो जाए। तो आरएमएस वैल्यू आपके पास इस तरह से आती है। ये बड़ा आसान सा तरीका है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। बुक में जो दिया वो बहुत लेंथी है, लेकिन अगर आपको बुक वाला समझना हो तो आप कमेंट कर लें, उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे आरएमएस वैल्यू की कैलकुलेशन के ऊपर। बट ये आपको उम्मीद है आपको ज्यादा आसान लगेगा। देखें 0 प्लस वी मैक्स स्क्वायर प्लस ये 0, ये माइनस जो था वो भी प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी वी मैक्स हो गया का स्क्वायर अपॉन
4 और ये हो गया आपके पास क्या, स्क्वायर रूट टोटल। तो RMS आपके पास क्या आएगा, V max का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2V max का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, होल स्क्वायर रूट होगा, तो इसको काटें तो ये 2 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V max का स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, इसको भी आप सॉल्व करें तो ये 1/2 स्क्वायर रूट हो जाएगा, और आपके पास जो V max का स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो ये बन जाएगा V max। तो इसको आप सॉल्व करें तो ये बनता है 0.707 V max। ये होती है RMS वैल्यू। अगर आपके पास जितना भी आ रहा हो, मैक्सिमम वैल्यू जितनी हो, यानी पीक वैल्यू जो होती है आपकी, इस तरह से ये पीक वैल्यू है। इसको सपोज कर लेते हैं कि ये 100 वोल्ट पीक वैल्यू है, तो RMS वैल्यू क्या होगी, RMS वैल्यू उसका 70% होगी। ये देखें 0.707 आ रहा है, तो ये इसका 70% होगी, तो इधर जाके कहीं RMS वैल्यू बनती है ऐसे। तो ये DC इक्विवेलेंट होता है, ऐसी क्वांटिटीज का DC इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इसमें गैप्स भी हैं, ये कंटिन्यू नहीं होता बल्कि इसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो एवरेज तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो RMS भी एवरेज की तरह ही की एक चीज है। तो RMS वैल्यू क्या होती है, ऐसी वैल्यू का, पीक वैल्यू का क्या होता है, 70% होती है। करंट के लिए भी RMS आप निकाल सकते हैं, IRMS भी क्या होता है 0.707 I max। ठीक है ना, ये IP भी लिख सकते हैं, पीक वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको गिवन हो, ये क्वेश्चन आपने याद रखनी है, इसको आप क्वेश्चन ही समझ ले, ये आपने याद रखनी है। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू गिवन हो, मैक्सिमम वोल्टेज गिवन हो, तो आप RMS निकाल सकते हैं, RMS गिवन हो तो मैक्सिमम निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से आप चल सकते हैं। अभी आपके पास घरों में जो वोल्टेजेस आते हैं AC के, उसकी क्या होती है, उसकी क्या खासियतें हैं, उसकी क्या वैल्यूज हैं, क्वांटिटीज जो भी है आप कह लें, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, एम्पलीट्यूड हम सॉल्व कर लेंगे। क्यों, RMS वैल्यू उसकी होती है 220, ये जो 220 हम कहते हैं 220 वोल्ट, तो ये उसकी RMS वैल्यू है। घरों में जो भी बिजली आती है उसकी RMS वैल्यू 220 है। आप AC पावर को जब मीटर से मेजर करते हैं तो आपको मीटर जो है, मल्टीमीटर, आपको RMS वैल्यू दिखाता है। अगर आपने पीक वैल्यू देखनी है तो पीक वैल्यू आपको ऑसिलोस्कोप पे नजर आएगी, और इनफैक्ट पीक वैल्यू भी और पीक टू पीक वैल्यू दोनों आ जाती हैं, RMS भी आ जाती है, तीनों आ जाती हैं, बट जो मीटर आपको दिखाता है वो आपको RMS वैल्यू दिखा रहा होता है। घरों में हमारे पास 220 वोल्ट RMS आ रही है, तो हम इसकी पीक फाइंड करना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, बस जस्ट इसको पुट करना है RMS की जगह। यानी RMS कितनी है, 220 वोल्ट है, और 0.707 I पीक फाइंड करना चाहते हैं हम। I max IPA की बात है, तो IP देखें 220 को आपने डिवाइड करना है अभी 0.707 से, तो आपके पास जो पीक वैल्यू आएगी तो ये होगा 311 वोल्ट। 311 से भी कुछ ज्यादा होते हैं, लेकिन पॉइंट्स में हम नहीं लिख रहे। तो 311 वोल्ट आपके घरों में जो वोल्टेज आ रहे हैं उनकी पीक वैल्यू होती है 311 वोल्ट, ये V max है। करंट आप फाइंड कर सकते हैं, करंट तो लोड के पे डिपेंड करता है कि लोड कितना है, उसके मुताबिक करंट होता है, तो आप करंट सॉल्व कर सकते हैं, पीक करंट कितना है। ठीक है जी, तो क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज। RMS वैल्यू होती है 220, और पीक वैल्यू कितनी होती है, पीक वैल्यू होती है 311 वोल्ट। ये आपके घर में जो AC पावर आ रही है उसके ये क्वांटिटीज हैं। RMS वैल्यू सॉल्व करने का ये तरीका अगर आपको पसंद नहीं आता, आपको बुक वाला सीखना है, तो आप कमेंट करें, तो आपको दोबारा हम वीडियो बना के दे देंगे। बट यहाँ तक हमारा जो AC टर्मिनोलॉजी है, ऐसी टर्मिनोलॉजीज, वो हमारा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके साथ ही में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।